दो बात, जो रिस्पॉन्स है वो हमें ध्यान देना इस बात पे, जो रिस्पॉन्स है वो हमें मैनुअली पढ़ के देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं, तुम देखो जब अगर कहीं पे भी ये कौन सा कहाँ पे ये कौन सा कलेक्शन था जो चला रहे हैं, कौन सा टेस्टिंग कलेक्शन, और उसमें भी कौन है, ये पूरा सिर्फ 13 ही थे इसमें है, तो लेकिन 13 से ज्यादा है ना। अब यहाँ अच्छा ये यूज किए क्या तुम, रन फोल्डर, तो उसी फोल्डर के अंदर जितनी रिक्वेस्ट है सब चलेंगी। अगर इसको क्लिक करके राइट क्लिक कर दोगे तो कितनी चलेंगी, सारी की सारी चलेंगी, ठीक है। और कोई भी रिक्वेस्ट होगी तो भाई रिक्वेस्ट में एक ही काम कर रहे होगे, रिक्वेस्ट भेज रहे होगे, रिस्पॉन्स, या तो हम सेंड बटन पे क्लिक कर देते हैं, जब हम इस पे ना राइट क्लिक करके क्या करते हैं, रन ऑल कर देंगे या फिर रन कलेक्शन कर देंगे, कहाँ गया ये, तो अब एक कलेक्शन चलेगा, अपने आप एक एक सेंड रिक्वेस्ट क्या करेगा, सेंड करेगा। और वो भी कैसे चलेगा याद रख लो, पहले मान लो पहला उठाया ना, तो पहले इसको चलाने की बात करेगा, भाई आठ वाथ में सब इंफॉर्मेशन दिया है, सब कुछ सही है, बॉडी भी सही है, लेकिन बॉडी को चलाने से पहले हाँ, बॉडी को चलाने से पहले याद रखना, रिक्वेस्ट भेजने से पहले पहले कहाँ जाता है वो, स्क्रिप्ट्स में, और स्क्रिप्ट्स में एक चीज होती है प्री रिक्वेस्ट। तो अगर तुम चलाओगे किसी भी रिक्वेस्ट को उठाएगा तो सीधे रिक्वेस्ट चलाएगा नहीं, पहले किसे चलाएगा, प्री रिक्वेस्ट। और जैसे ही प्री रिक्वेस्ट में इन्होंने देखो अपने हिसाब से चीजें कर रखी हैं, इन्होंने देखा था कि भाई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ईमेल आईडी सेम हो गई तो रिक्वेस्ट फिर क्या हो जानी है, फेल हो जानी, इसलिए इन्होंने प्री रिक्वेस्ट में ये दिमाग लगाया कि ईमेल आईडी में कुछ रैंडम नंबर जोड़ रहे हैं जिससे कि ईमेल आईडी हमेशा क्या हो जाए, यूनिक हो जाए, चेंज हो जाए, उसको एक वेरिएबल में रख रहे हैं, वेर, ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल होता है, वेर से फिर उसको, भाई हम तो पोस्टमैन यूज कर रहे हैं ना, पोस्टमैन में वही 3 चलते हैं, कौन कौन से, मेन, कलेक्शन, ग्लोबल और क्या कहते हैं एनवायरमेंट। ये क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को क्या कर दे रहे हैं, सेट, स्टोर कर दे। अगर यही प्री रिक्वेस्ट हम हटा दें तो इनकी रिक्वेस्ट चल नहीं पाएगी, है ना। और इसके बाद प्री रिक्वेस्ट चलाने के बाद फिर ये समझ लो सेंड कर रहा है, सेंड करने के बाद क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आने के बाद तब चल रहा है क्या, पोस्ट रिस्पॉन्स। अब पोस्ट रिस्पॉन्स में इनसे ये उम्मीद की जाती है कि ये कोड ये लिखें जिसमें रिस्पॉन्स कोड या स्टेटस कोड को क्या करते हो, वेरीफाई करते हैं, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज उनसे ये उम्मीद की जाती है रिस्पॉन्स के डेटा को वेरीफाई करते हैं। रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स में डेटा आ रहे हैं लेकिन शायद ये 3-4 चीजें ही वेरीफाई कर रहे हैं, हो सकता है 30 चीज रिस्पॉन्स में आ रही है, तुम्हारी जैसी जरूरत है 3 चीज कहा जाएगा टेस्ट केस में तो 3 चीज वेरीफाई करोगे, 300 चीज कही जाएगी तो 300 चीज वेरीफाई करो। आई बात समझ में कुछ, फिर ये पहली रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, चल जाएगी। अब देखो पोस्ट में तुमने ये देखा कि भैया इसका जो आईडी आती है रिस्पॉन्स में वही हमको आगे यूज करनी है, इसीलिए यहां ये भी दिमाग लगा लिया कि कलेक्शन वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आईडी, वो कॉन्टेक्ट आईडी जनरेट हुई उसको यूजर अंडरस्कोर आईडी नाम के वेरिएबल पे क्या किया तुमने, स्टोर कर लिया। अब जब दूसरी करेगा तो यहां पे फिर इसको क्या करेगा, इसमें जरूरत नहीं है, फिर इसके बाद दूसरी चलेगी, लेकिन दूसरी भी चलेगी तो दूसरी की सबसे पहले क्या चलेगा, प्री रिक्वेस्ट, पहले क्या चलेगा, प्री रिक्वेस्ट, और कोई ये तो गेट है, गेट में तो बॉडी होती है, फिर चलेगा क्या, स्क्रिप्ट में जाओ,
पहले प्री रिक्वेस्ट खाली है, इनको किसी प्री रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट इन्होंने बनाया है क्योंकि इनको वेरीफाई करने की जरूरत थी कि गेट का जो डेटा आया है सही है या नहीं है। तो गेट का ये रिस्पांस कोड वेरीफाई करेंगे और रिस्पांस का जो डेटा आ रहा है वो वेरीफाई करेंगे। इनको एक चीज जरूरी लग रही थी तो एक चीज किया, रिस्पांस में 20 चीज आ रही, इनको 20 चीज जरूरत लगती तो फिर क्या करते, ऐसे ऐसे 20 चीजें करते। ये तरीका पकड़ लो ना कैसे कर रहे हैं, तरीका पकड़ लो ना कि ऐसे ऐसे करनी है, 2 कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, 10 को भी ऐसे ही करना। फिर इसके बाद तीसरा चलता है, चौथा चलता है, 5वां चलता है, इस तरह से चीजें एक एक करके चलती चली जाती हैं। खुद ही पोस्ट रिस्पांस में तुम वैलिडेशन कर रहे हो, इफ एल्स से मैच चीजें मैच कर रहे हो, और यहाँ मैच करने के लिए इफ एल्स के बजाय यहाँ एक मेथड चलता है क्या, एक्सपेक्ट। वो ये बताता है कि एक्सपेक्टेड क्या है, और जो भेजते हो वो क्या होता है, एक्चुअल। उसको इससे क्या करता है, मैच करता है, मैच होगा तो पास बताएगा, नहीं मैच होगा तो क्या बताएगा। फिर एक एक करके ऐसे तुम्हारी 100 रिक्वेस्ट होंगी, चलाओगे चल जाए। राइट क्लिक करो, रन कलेक्शन करो, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर है, आधा घंटा भी हम ज्यादा बता, 10 मिनट 8 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर तुमको सारा रिजल्ट मिल जाएगा कि सारी एपीआई अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, वो सही रिस्पांस दे रही है कि नहीं। और यही ऑटोमेशन है, पोस्टमैन का ऑटोमेशन यही है। तो हम तो कहेंगे ज्यादा नहीं, इन्हीं 4-5 के लिए, एक फोल्डर के लिए ही, एक फोल्डर में वो 4-5 रख लो जो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। मतलब उनकी चेनिंग कर दो और उनमें वैल्यू जैसे 1-2 यहाँ वेरीफाई हुई हैं, इनको 10-5 कर दो, इनको क्या कर दो, 10-5 को तुम क्या कर दो, वेरीफाई कर दो। भाई आखिर क्रिएट कॉन्टैक्ट में जो पोस्ट में डेटा भेजा होगा वही तो गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी करोगे तो डेटा आएगा। तो जो वहां 20 डेटा आया है वही 20 डेटा यहाँ क्या करो, वेरीफाई कर लो जी, हो गया ऑटोमेशन। क्लियर है, और कुछ नहीं है इसमें। प्री रिक्वेस्ट चलेगी, रिक्वेस्ट चलेगी, रिस्पॉन्स आएगा, फिर पोस्ट रिस्पॉन्स चलेगा, फिर दूसरे का नंबर आएगा, फिर उसके लिए भी प्री रिक्वेस्ट चलेगी, फिर स्क्रिप्ट चलेगी, प्री रिक्वेस्ट वाली स्क्रिप्ट चलेगी, फिर स्क्रिप्ट वो रिक्वेस्ट चलेगी, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर पोस्ट रिस्पॉन्स चलेगा, फिर तीसरे के साथ ऐसे ऐसे एक एक करके ये चलता चला गया। क्लियर है। और आपको एक पता है ना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो तुम चाहो तो कई क्या बना सकते हो, इन्वायरमेंट, और जैसे मान लो 10 चीजें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू, जैसे हम ही है, कभी हमें टेस्टिंग क्यूए इन्वायरमेंट पे करनी होती है, कभी क्यूए सर्वर पे, कभी डेव सर्वर पे, कभी क्यूएटी सर्वर पे, 10 चीजें हैं, लेकिन 10 की वैल्यू तीनों के लिए क्या है, अलग अलग है। तो या तो हम बेवकूफ हैं 30 वेरिएबल बना लें, या तो और बड़े बेवकूफ हैं 10 ही वेरिएबल बनाएं, 10 वैल्यू पहले क्यूए वाली डालें, जब हमसे कहा जाए नहीं जी अब किस पे चलाओ, डेव पे चलाओ, तो हम चाहें 10 वैल्यू क्या करें, बदलें। या हम समझदार आदमी हैं, हमने क्या किया, 3 इन्वायरमेंट बना लिए और तीनों इन्वायरमेंट में 10-10 वेरिएबल सेम नेम के क्या किए, बना दिए। और इसके बाद जब रन करना हो तो हमें 10 जगह नहीं, बस हमें क्या चेंज करना हो, इन्वायरमेंट। डेव कर दें तो वही 10 वैल्यू किसकी आएंगी, डेव वाली आएंगी। क्यूए कर दें तो 10 वैल्यू किसकी आएंगी, क्यूए वाली। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, पोस्टमैन। पोस्टमैन में इतना ही है, पोस्टमैन में इतना ही है। अब तुमसे लोग पूछेंगे एपीआई टेस्टिंग में आ जाओ, अब लोग तुमसे टेस्टिंग में पूछेंगे, एपीआई टेस्टिंग में, एपीआई टेस्टिंग में क्या टेस्ट करते हो, व्हाट टू टेस्ट इन एपीआई टेस्टिंग। तो तुम जवाब दोगे भाई हाँ, कोई भी एपीआई है, फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी के लिए एपीआई बनी तो सच्चाई है,
लेकिन तुम बोलोगे नंबर 1 स्टेटस कोड, ये टेस्ट करते हैं ना। दूसरा और बोलो मेन है इस रिस्पॉन्स डेटा, जो पोस्ट रिस्पॉन्स के अंदर करोगे, मैच करोगे कि ये होना चाहिए, है ना। तो दो ही चीज मेन है, क्या, स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स डेटा, दो चीजें हो गई। और तीसरी एक चीज क्या, हाँ मैसेज भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स कोड भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डेटा कर सकते हैं, और रिस्पॉन्स डेटा का फॉर्मेट। कई बार हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली रिस्पॉन्स क्या है। जैसे रिस्पॉन्स में आ रहा है टाइम, तो टाइम कुछ फिक्स थोड़ी ना है, टाइम बार बार क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन हमें ये पता है, तो हमें ये नहीं चेक करना कि टाइम क्या आ रहा है, हमें ये चेक करना आ रहा है टाइम किस फॉर्मेट में आ रहा है। हाँ, तो मतलब ये देखते, जैसे हमें पता है, मान लो क्या आएगा, रिजर्वेशन नंबर आएगा, अब हमें पता नहीं नंबर क्या है, या जैसे ये देखो रिस्पॉन्स, जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिस्पॉन्स में क्या आएगी, कॉन्टैक्ट आईडी। हमें पता नहीं है कॉन्टैक्ट आईडी क्या होगी, लेकिन हमें ये तो पता है कॉन्टैक्ट आईडी सिर्फ नंबर में होगी, 16 अंकों की होगी, है ना। तो वहां हम बस ये टेस्ट करते हैं कि जो चीज आ रही है वो 16 अंकों का है कि नहीं, और वो 16 अंक होने चाहिए, नंबर होने चाहिए, उसमें कोई अक्षर नहीं होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट से ये भी कर सकते हो, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये टेस्ट करके देख सकते हो कि इसमें भाई कितने अक्षर, जैसे जावा में नहीं था स्ट्रिंग डॉट लेंथ, अगर लेंथ भैया 16 आ रही है तो मतलब क्या है, सही है। वैसे इसमें भी मेथड मिलेगा जो लेंथ निकाल ले आएगा। तो वहां तुम मैच किए कि भैया कॉन्टैक्ट आईडी 16 नंबरों की होनी, 16 अक्षरों की होनी चाहिए, और 16 अक्षर क्या होने चाहिए, न्यूमेरिक होने चाहिए। 16 जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, न्यूमेरिक। तो तीन चीज मेन है, रिस्पॉन्स कोड एंड मैसेज, रिस्पॉन्स डेटा, और रिस्पॉन्स डेटा फॉर्मेट। अच्छा, एक चीज और बहुत जरूरी लिखते हैं, कॉन्टैक्ट है इसमें, कॉन्टैक्ट की एपीआई है। चलो, यही है ना भाई। अब बताओ, अच्छा रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स आता है, सब सही है, ठीक है। चलो, अब सवाल ये उठता है, अच्छा इसमें भी कुछ चीजें हो सकता है मैंडेटरी होंगी और कुछ चीजें मैंडेटरी नहीं होंगी। एक्चुअल फॉर्म में भी जाओगे, जहां कॉन्टैक्ट बना रहे होगे यूआई पे, वहां भी दिखाई देगा 10 चीज भरनी है जी, 3 चीज भरना जरूरी है, बाकी 7 चीज भरो चाहे ना भरो, या 7 में से चाहे 2 चीज भरो चाहे 5 चीज भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब लोग देख चुके हैं। अब भाई तुमसे कहेंगे, अच्छा पहले यहां आते हैं, एप्लीकेशन कहाँ है, क्या नाम है, कौन सा ये, ये आ गया। चलो, ये फिर क्या आ गया, ऐड कॉन्टैक्ट, भाई न्यू कॉन्टैक्ट बनाओ, ठीक। इसमें इतनी चीजें हैं, नेम मैंडेटरी है, रेड कलर से है, बाकी इतनी चीजें हैं। अब बताओ इसके ऊपर टेस्ट केस लिखो, क्या लिखो, बताओ टेस्ट केस कितने होंगे इसके ऊपर, बहुत टेस्ट केस इसके ऊपर क्या होंगे, बहुत होंगे। अब देखते हैं, पहला एक टेस्ट केस होगा कि क्रिएट, हम बस एक एक लाइन लिख रहे हैं, पूरी डिटेल नहीं लिख रहे हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ
मैंडेटरी या फिर क्या रिक्वायर्ड फील्ड ओनली। ठीक, ये पॉजिटिव टेस्ट केस है ना। नंबर 2, मतलब ये भी पॉजिटिव लिख रहे हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट विद ऑल फील्ड्स, सब डालो तभी ये पॉजिटिव है। फिर तीसरा बनना है जी, क्रिएट कॉन्टैक्ट विदाउट एनी फील्ड, मतलब क्या किए, सीधे सेव कर। नंबर 4, क्रिएट कॉन्टैक्ट विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स बट ऐड, उसे क्या बोले हम, अनरिक्वायर्ड मत बोलो उसे बोलेंगे हम लोग एडिशनल फील्ड्स। तो 4 टेस्ट केस नहीं बन गए ऐसे हाई लेवल के, इस तरह से सोचो ना यार, हमें ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर जिस तरह से देखोगे ऐसा फार्म तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार, तो ये देखो 2 क्या हो गए पॉजिटिव, जब ये करेंगे तो सेव हो जाना चाहिए और अगले पेज पे मैसेज आना चाहिए कि भैया सक्सेसफुली, और ये जब 2 यूज करें तब मैसेज आना चाहिए क्या, अगर ये वाला सिनेरियो यूज करें और फिर भी आ जाए सेव्ड सक्सेसफुली तो डिफेक्ट है, तब क्या है, डिफेक्ट है, नहीं आना चाहिए। ये 2 सिनेरियो में एरर मैसेज ही आना चाहिए। सेम, अब बताओ सेम ऐसे ही, अब जरा इसको देखो, कॉन्टैक्ट क्रिएट करने के लिए ये है तुम्हारी क्या, एपीआई है कि नहीं, एपीआई। अब इस एपीआई में भी तुमसे कहेंगे लोग कि एपीआई के लिए टेस्ट केस लिखो, तो परेशान बहुत नहीं होना है, एक रिक्वेस्ट बनाएंगे। देखो एपीआई के लिए टेस्ट केस लिखेंगे तो यही सेम अप्रोच रहेगा। एक में हम क्या करेंगे, जेसन बनाएंगे और जेसन में रिक्वायर्ड फील्ड डालेंगे, बाकी को नहीं डालेंगे, और फिर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट सेंड होनी चाहिए, रिस्पांस 200 आना चाहिए। ठीक, दूसरा बनाएंगे, दूसरी जेसन बनाएंगे, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि कोई फील्ड नहीं डाल, नो फील्ड नहीं, मतलब ऑल फील्ड डालेंगे जेसन में। भाई जेसन मेरे ऊपर है ना, क्या बना के भेजते हैं, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 200 आना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तीसरा, अब तीसरा में हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड फील्ड हम नहीं डालेंगे, तीसरे में हम रिक्वायर्ड फील्ड नहीं डालेंगे, चौथे में हम तीसरे में रिक्वायर्ड फील्ड नहीं डालेंगे, और तीसरी जेसन बनाएंगे। तो यहाँ अगर मान लो हमको कोई कहे ये चारों चीजें टेस्ट करना है, तो यहाँ हम एक रिक्वेस्ट नहीं बनाएंगे, कितने बनाएंगे, 4। एक की जेसन में सिर्फ रिक्वायर्ड फील्ड होगी, एक में सारी फील्ड होंगी 2, एक की रिक्वेस्ट की जेसन में क्या होंगी, रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग होगी, एक भी फील्ड नहीं होगी, और एक में रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग होगी और दूसरी फील्ड होंगी। तो 4 रिक्वेस्ट बनाएंगे और हम उम्मीद करेंगे 200 का रिस्पांस 200 है और 2 का रिस्पांस क्या है, 400। अगर उन 2 का रिस्पांस 200 आ गया नीचे वालों का, तो हम कहेंगे डिफेक्ट है। तो बताओ क्या ये यूआई से किसी मामले में अलग है, भाई फंक्शनलिटी वही है ना यार। तो एपीआई पे कोई टेस्ट केस लिखने को बोले कि भैया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, या रजिस्ट्रेशन की एपीआई है, तुमसे कोई बोलेगा रजिस्ट्रेशन की एपीआई है, उसमें उसके लिए टेस्ट केस लिखो, तो तुमसे पूछोगे भैया कितनी चीजें मैंडेटरी है, मान लो 4 चीज मैंडेटरी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, मोबाइल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ, ये या ईमेल नंबर, ईमेल आईडी, ये 4, और डेट ऑफ बर्थ 5 चीज मैंडेटरी है, 10 चीज मैंडेटरी नहीं है। तो तुम बस यही कहोगे कि हम भाई क्या करेंगे, एक जेसन क्रिएट करेंगे, तो वही होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट विद मैंडेट रिक्वायर्ड फील्ड, विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड, है ना, विद ऑल फील्ड, विदाउट एनी फील्ड। किसी का एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी, किसी की कुछ और।
अब एपीआई के लिए टेस्ट केस लिखना तो मत लिखने लगना लॉन्च द ब्राउजर। अरे काय को लिखोगे लॉन्च द ब्राउजर भाई? एपीआई के लिए टेस्ट केस लिखोगे तो सीधी बात करोगे, उसमें ज्यादा कहानी बात नहीं की जाएगी, यहाँ क्लिक किया वहां क्लिक किया, वहां सारी बात वहीं जेसन में लिखी होगी। हाँ कि भैया जेसन में ये 4 चीज रहेगी, इसमें 2 चीज रहेगी, इसके जेसन में 5 चीज रहेगी, इसके जेसन में 10 चीज रहेगी। एपीआई के लिए टेस्ट केस लिखने को बोलेगा, अगर कोई कहेगा कहीं भी तो भाई एक्सेल खोलोगे, और यहां मान लो टेस्ट केस आईडी है, टेस्ट केस नेम या डिस्क्रिप्शन जो भी देना लिखना है वो दे दो है, और तीसरी लिख देना जेसन डेटा, और चौथा रिस्पॉन्स कोड है ना, और तीसरा यही है एक्सपेक्टेड, और यहां पे ये भी लिख दोगे, मान लो क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स डेटा, इसका मन करे तो लिख दो क्या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कोड और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स डेटा, इतनी चीज हो। और यहां लिखोगे टेस्ट केस नेम, टेस्ट केस आईडी लिख दोगे TC_001, टेस्ट केस नेम लिख दोगे कुछ ऐसा जैसे यहां पे बना रहे हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट विद रिक्वायर्ड फील्ड ओनली, जेसन डेटा। अब यहां पे जो जेसन तुम्हारी है वही यहां पे क्या कर देना, जैसे तुम्हें अगर देनी है ये वाली जेसन है तो यही जेसन यहां क्या कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना, और इसमें जो चीज हटाना घटाना बढ़ाना हो क्या कर देना, घटा बढ़ा देना। रिस्पॉन्स कोड क्या होना चाहिए भाई, 200 होना चाहिए, और रिस्पॉन्स डेटा क्या होना चाहिए कि भाई यही डेटा जो हमने भेजा है वही डेटा रिस्पॉन्स में आना चाहिए। ये हो गया टेस्ट केस। इसका टेस्ट केस ऐसे लिखा जाता है, तो इसके लिए बहुत अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फंक्शनलिटी तो वही है ना यार, उसी फंक्शनलिटी के लिए एपीआई बनी है, उसी फंक्शनलिटी को हैंडल करने के लिए यूआई बना। क्लियर है? इस तरह से इसके टेस्ट केस लिखे जाएंगे। तो कोई कहे एपीआई के टेस्ट केस लिखने हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना उसमें, तो बस उसका फंक्शनलिटी की टाइटल लिखनी है, जेसन का डेटा बता देना है, बस रिस्पॉन्स कोड ये होना चाहिए। अब इसी में हम क्या करें, अरे कई सिनेरियो बनेंगे, जैसे क्रिएट कॉन्टैक्ट, इसमें नहीं लिखे क्रिएट कॉन्टैक्ट विद डुप्लीकेट ईमेल, क्रिएट कॉन्टैक्ट विद डुप्लीकेट ईमेल, तो भैया ये भी एक टेस्ट केस होगा एपीआई का। वहां हो सकता है हम लिखेंगे, वहां मेरा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स जो होगा, हाँ भाई यहाँ जैसे 200 है वहां 200 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 400 होगा, है ना, ये टेस्ट केस हो गया। सर जैसे पोस्ट वाला एक क्वेश्चन इससे 2 बार बोल दो, एक पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बार हम रिक्वेस्ट चलाएंगे वही है। हाँ एक में पॉजिटिव चलाएंगे हाँ ऐसे करेंगे। हाँ भाई अगर हमसे कहा जाएगा तो, लेकिन फिर से याद रखो ऑटोमेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग। क्या है? रिग्रेशन। और अगर एक एक फॉर्म पे बैठोगे कॉन्टैक्ट में जहां 10 फील्ड हैं तो बहुत टेस्ट केस बनेंगे भाई, सब सही डालो ये गलत डालो, फिर दूसरे सही डालो ये गलत डालो, ऐसे करके जब उतरोगे कर रहे हैं निगेटिव टेस्टिंग तो कितने होंगे, बहुत होंगे। तो ऐसे तो किसी भी चीज पे एक पॉजिटिव टेस्ट केस होंगे, 25 तो क्या होंगे निगेटिव, ऐसे हजारों फंक्शनलिटी तो टेस्ट केस क्या हो जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये टेस्टिंग तो संभव ही नहीं हो पाएगी, ऑटोमेशन से भी संभव नहीं हो पाएगी। इसीलिए जनरली हम लोग निगेटिव टेस्टिंग जो है वो ऑटोमेशन से नहीं करते, हम रिग्रेशन करते हैं। और रिग्रेशन में बस ये पॉजिटिवली चीजें चेक की जाती हैं कि चल रही हैं या नहीं, या कोई ऐसा निगेटिव जो मेन निगेटिव सिनेरियो एक आध है तो भले कवर कर लिए, लेकिन
मतलब जनरली हम इस तरह से करेंगे नहीं, हम लोग रिग्रेशन के लिए कर रहे हैं, और रिग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव सिनेरियोस कवर करते हैं। और अगर निगेटिव कवर कर रहे हैं, निगेटिव सिनेरियो तो बहुत बनेंगे ना, नंबर 6 अक्षर का डाला, फलाना चीज इतने अक्षर की डाली, ईमेल आईडी में @ गायब कर दिया, ईमेल आईडी में क्या कर दिया भाई, ईमेल आईडी में @ मिस कर दिया, डॉट नहीं लगाया, फलाना नहीं किया, तो सब तो निगेटिव सिनेरियो है। ऐसे तो निगेटिव सिनेरियो कितने बनेंगे, बहुत बनेंगे। तो इसलिए ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मतलब निगेटिव सिनेरियो भी होंगे, लेकिन वही जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सिर्फ, यार वही तो कह रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव उठाते हैं और एकाध निगेटिव उठाते हैं जो जरूरी होते हैं, तब हमारे 400-500 टेस्ट केस ऑटोमेट हो जाते हैं, तब उनको चलने में 15 घंटे लगता। अब अगर हम निगेटिव भी कवर करने पे आ जाए सारे, लेकिन अब सवाल ये उठता है, सर जी क्या तब करोगे नहीं भाई, मान लो कुछ फेल हो गया तो ये माना जाता है जब कोई चीज फंक्शनैलिटी बन के आती है तब उसके ऊपर ऑटोमेशन नहीं होता, तब क्या होती है, मैनुअल टेस्टिंग। तो जो इस तरह की खुरपेच होती है कि ये डाल के देखो, वो डाल के देखो, ये करो वो करो, ये हम कब करते हैं, जब फंक्शनैलिटी नई बन, जैसे कॉन्टेक्ट वाली फंक्शनैलिटी नई बन के आई, तब उसको खूब बढ़िया से टेस्ट किए, जो डिफेक्ट था डाले वो सही किया, हो गया। इसके बाद आगे हम ये उम्मीद करेंगे कि ये बेसिक बातें अब क्या हो चुकी हैं, सही हो चुकी हैं, बस हम ये टेस्ट करके देखेंगे कि कॉन्टेक्ट बन रहा है या नहीं, या 1-2 निगेटिव सिनेरियो और जोड़ने हैं उसमें जोड़ लिए, नहीं तो निगेटिव सिनेरियो का कोई अंत है ही नहीं। क्लियर है ये? सर स्टेटस कोड डालें, स्टेटस मैसेज भी डालें, मैसेज भी डाल सकते हो, हाँ, जैसे हाँ मैसेज भी डालो भाई, तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन में मिल रही है वो डालो। कई बार होगा डॉक्यूमेंटेशन में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन वो कहेंगे कि जो मैसेज आ रहा हो वही उठा लेना, वही यूज करना है, तो तुम डालो, ठीक है। सर एक बार जैसे चेकिंग करने पे हम चारों रिक्वेस्ट को चला देंगे, सेकंड टाइम हम फिर से अपडेशन, तो हमारा आईडी जो फिर चेंज हो जाएगा ना, आईडी क्यों चेंज, हाँ आईडी चेंज हो जाएगी, तो हाँ बिल्कुल। तो आईडी कौन सा हम पुरानी उठा रहे हैं, हम तो वही उठा रहे हैं जो नई बन रही है, ये यूजर अंडरस्कोर आईडी वेरिएबल है ना, हाँ यार यही तो चेंजिंग है कि वो अपनी रिस्पांस के डेटा उसको हम आगे रिक्वेस्ट में यूज कर लिए, जब चलाओगे तब नया बनेगा, वो नई वैल्यू इसमें आएगी और ये यूज हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और अपडेट में भी हो जाएगा, हर जगह। इसीलिए देखो अपडेट में की बॉडी में भी कहीं भी वैल्यू थोड़ी लिखी है कि यही नंबर, यही आईडी होगी जो इसमें आएगा, तो यही तो समझदारी से तुम्हें करना। अब इसमें गलती कर दो, वैल्यू को वेरिएबल में डालो तो कैसे उठा लोगे, वैल्यू को गलत दूसरे वेरिएबल में डालो, यहाँ दूसरा वेरिएबल लिख दो तो फिर कैसे मिलेगा, ऐसा तो तुम्हारी गलतियां हो गई, है ना। तो अब क्लियर है पोस्टमैन। और एक चीज और बता दें, जैसे एक टूल पोस्टमैन है, ऐसे ही एक टूल और है स्वैगर, उसका नाम ही क्या है, स्वैगर नाम है उस टूल का, वो भी ऐसा ही है, कोई बहुत अलग नहीं है। उसमें भी तुम क्या कर सकते हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हो, सॉरी वही उसमें भी टेस्टिंग कर सकते हो। बस उसका एक प्लस पॉइंट है, जानते हो क्या, वो एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर देता है। डेवलपर्स कई बार स्वैगर इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि भाई डेवलपर को क्या करना है, एपीआई बनानी है, टेस्टर को देना है, और टेस्टर कहेगा भैया डॉक्यूमेंट भी दो, अब वो डॉक्यूमेंट लिखे, तो इसीलिए अगर स्वैगर पे वो एपीआई जब बनाता है ना ये सारी, तो वहीं पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन का, अपने आप ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन वो कर देगा कि भला ये होगा, आईडी में ये मांगेगा, कर्ल में ये होगा, जैसे तुम देखे नहीं तो डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा था, इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन अपने आप स्वैगर एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन खुद क्रिएट कर देगा, बाकी जो उसमें ऐड करना है जाके क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे उसमें कर्ल ये होगा, फलाना ये होगा, पुट होगा, ऐसा होगा, सब लिखा था ना, ये नहीं लिख देगा कि इससे आईडी बदलेगी कि फलाना, जो कहानी लिख रहा था वो आदमी ही लिखा होगा, लेकिन कर्ल क्या होगा, रिक्वेस्ट की सैंपल जेसन क्या होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन वो मतलब खुद ही डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा, आपको क्रिएट करके दे देगा।
और बहुत लोग कहते हैं कि भैया हम पूरी कहानी नहीं लिखेंगे, ये दे रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, इसमें तुम्हें मिल जाएगा सैंपल रिक्वेस्ट की जेसन भी क्या होगी, रिस्पॉन्स की जेसन क्या होगी, और प्लस कर्ल क्या होगी। एक समझदार आदमी वो भी देख के समझ जाता है कि अच्छा भैया रिक्वेस्ट में ये भेजना है, रिस्पॉन्स में ये आना है, और कर्ल में या नहीं कुछ ले, कर्ल पढ़ के ही सब पता चल जाता है। कर्ल में तो सब दिखा रहता है ना, कि गेट है कि पोस्ट है कि पुट है, जेसन है कि फॉर्म डेटा है ना, कि यो www URL इनकोडेड है क्या नहीं है, सब उसमें आ जाता है। क्लियर है? तो अब पोस्टमैन को लेके, अच्छा वो डॉक्यूमेंटेशन देखा तुम लोगों ने, चीजें उसमें क्या है, थोड़ा वेरिएबल्स के बारे में मिस्ड है कि लिखा गया है, तो उसको थोड़ा लिख दो यार, उसको थोड़ा क्या करो, वो डॉक्यूमेंटेशन वहां तक मिल गया है ना, तो 2-4 पेजेस या 2-4 चीजें जो तुम्हें अपने हिसाब से लगता है, 2-3 लोग या सभी लोग ट्राई करो, कुछ लिख दो, पढ़ लो, उसमें कुछ ये डिस्कस कर लो यार, ये पॉइंट छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, ये भी डाल दिया जाए तो अच्छा है, ये भी डाल दिया जाए तो अच्छा है। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-16 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनेगा, और पोस्टमैन हमेशा के लिए तुम्हारा क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। ठीक है, अब हमें देखो, अब ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन के लिए जो टूल यूज करना है उसका नाम क्या है, रेस्ट एश्योर। क्या नाम है, रेस्ट एश्योर। जैसे हम एक सेलेनियम ऑटोमेशन करते, वो सॉरी वेब ऑटोमेशन करते थे, तो हमको चाहिए होता था जावा, तो चाहिए लैंग्वेज, और टूल या लाइब्रेरी हम लोग यूज करते थे क्या, सेलेनियम। हमको एपीआई टेस्टिंग करनी है तो हमें सेलेनियम की जरूरत नहीं है, हमें जावा लैंग्वेज आती है, और हमें कोई लाइब्रेरी या कोई टूल चाहिए, और उस टूल का नाम हम क्या यूज करने वाले, रेस्ट एश्योर। इसके थ्रू हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। करना क्या होगा उसके लिए, भाई सेलेनियम भी यूज करते हो तो क्या करते हो, जार डाउनलोड करते हो ना, इसकी भी क्या डाउनलोड करो, जार, इसकी भी क्या डाउनलोड करना है, जार तुम्हें। चलो करते हैं, लेकिन पोस्टमैन थोड़ा देख लो भाई, इसको छोड़ना मत, ठीक है। restassured.io की साइट पे जाओगे, इनकी जार तुम्हें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ये देखो 5 अच्छा ये लिखा है ना, कुछ कभी पूछते हैं रिलीज नोट्स क्या होता है, वर्जन तो ठीक है, रिलीज नोट्स वर्ड एक पूछेंगे या कहेंगे कि रिलीज नोट्स कभी देखी है, तो जान लो रिलीज नोट्स होता क्या है। मतलब आई है रिलीज हुई बात समझ में आई कुछ, कि 5.2 5.0, जिसे देखो एक चीज ये है, जब भी कोई नया, अरे अंदर क्या देख रहे हो भाई, चूतिया हो गया, एक नंबर पे सामने बैठ के पढ़ा रहे हो, वहां अंदर देख रहे हो। तो जब भी एक सॉफ्टवेयर कोई भी होता है, उसका क्या होता है, वर्जन जैसे होता है ना, जैसे 5. हम लोग इसको बोलते हैं रिलीज, वर्ड हमारे यहाँ बहुत चलता है, या एक वर्ड ये भी वर्ड बोलते हैं रिलीज टेस्टिंग। रिलीज टेस्टिंग का मतलब होता है जिस दिन, जैसे देखो जब एक सॉफ्टवेयर बनना होता है तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का एक क्या लिया जाता है, टाइम लिया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, स्प्रिंट। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। जैसे 3 हफ्ते की स्प्रिंट है, 3 हफ्ते में रिक्वायरमेंट आएगी, ये बनाना है, डेवलपर क्या करना शुरू करेगा, डेवलप करना शुरू करेगा, टेस्टर क्या करेगा, टेस्ट केस लिखेगा, डेवलपर डेवलप करेगा, और अपने लोकल पे देख के फिर चीज को कहाँ डालेगा, डेव पे डालेगा, और डेव पे डालने के बाद हो सकता है डेव पे भी खुद ही टेस्टिंग करे, डेव पे टेस्टिंग करेगा, फिर कहाँ डालेगा, क्यूए पे डालेगा, फिर तुमको पता चल जाएगा क्यूए पे आ गया है बिल्ड, तुम कहाँ टेस्टिंग करोगे, क्यूए पे। क्यूए पे टेस्टिंग करने के बाद डिफेक्ट मिलेंगे, फिर डालोगे, तो वो फिक्स करेगा, फिर डालेगा क्यूए पे, लेकिन सीधे क्यूए पे नहीं डालेगा, फिर डेव पे डाले, फिर डेव पे डालेगा।
डेव पे, फिर इसके बाद कहाँ डालेगा, क्यूए पे, फिर तुम क्यूए पे टेस्टिंग करोगे, अच्छा सब सही है, फिर कहाँ चीज जाएगी, यूएटी या स्टेजिंग पे जाएगी, फिर कहाँ होगी, स्टेजिंग पे टेस्टिंग होगी, स्टेजिंग पे टेस्टिंग के बाद उसको रिलीज कर दिया जाएगा, प्रोडक्शन पे जब चली गई तो तब वही मतलब क्या है, रिलीज कर दिया गया, अब दुनिया इसको क्या करे, यूज करे। रिलीज के पहले हम लोग तो वही जैसे ऐसे होगा, तो जैसे हम लोग अपना काम करना क्या किए, स्टार्ट किए, और जब ये रिलीज हुआ तो जब रिलीज होगा तो साथ में आएगा एक क्या, रिलीज नोट्स, मतलब नोटपैड, जिसमें एक ऐसे नोटपैड फाइल जिसमें लिखी रहे, रिलीज नोट्स में लिखा होता है ये कि इस रिलीज में हम कौन कौन सी नई फंक्शनैलिटी देने वाले हैं, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो पहले ऐसे चल रही थी अब ऐसे चलेगी, मतलब उसमें बताता है कि इस फीचर में इस बार में क्या क्या काम हुआ है, जो कस्टमर यूज कर रहा है वो भी तो देखे कि भाई इस सॉफ्टवेयर में अब क्या नया नया आया। अरे कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देखो यार, देखो रेस्ट एश्योर्ड है, ये लोग भी अपना रिलीज नोट्स दिया है कि नहीं दिया है, जाके पढ़ो, उसमें पूरी कहानी लिखी होगी भाई। देखो ये रिलीज नोट्स फॉर रेस्ट एश्योर्ड 5.2.0, और इसके बाद कंटेंट इसमें बता रहे हैं, हाइलाइट्स कि भैया ये फलाना फलाना चीज क्या हो गई है, जब बदल गई तो क्या क्या रहेंगे, याद रखना, जो नई चीजें ऐड हुई हैं, जो पुरानी चीजें क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं, ठीक है, दो चीज, और एक तीसरी चीज कई बार ये भी रहेगी, नोन लिमिटेशन या नोन बग्स या नोन इश्यूज या नोन डिफेक्ट्स, मतलब ये भी लिखे रहेंगे। जैसे हमको पता है ये हम रिलीज तो कर रहे हैं, लेकिन फलाने फंक्शनैलिटी में ये वैल्यू, जैसे फलाने फंक्शनैलिटी है उसमें सिटी सेलेक्ट करके काम कर सकते हो, लेकिन वो फंक्शनैलिटी अभी हो सकता है मुंबई के लिए नहीं बनाई गई, तो रिलीज नोट्स में लिख के आ गया कि भैया सिटी मुंबई में सिलेक्ट, सिटी में मुंबई सेलेक्ट मत करना। तो ये क्या है, ये पहले से जानी हुई नोन, मतलब जो जानते हैं क्या है, लिमिटेशन है या डिफेक्ट है या बग है या इशू है, मतलब ये ऐसा नहीं कि गलती से और अंदाजे से, हमें भाई बनाने वाला ही जानता है ये चीज अभी बनेगी नहीं, ये बाद में आएगी, तो पतिया ये चीज इतने पे ऐसे काम करोगे तो करेगी, लेकिन ज्यादा 3-5 करोगे तो काम नहीं करेगी, तो वो लिख देगा। तो रिलीज नोट्स में यही 3 चीज होती हैं। पूछेंगे रिलीज नोट्स कभी देखी, कहो हाँ, क्या है वो, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें व्हाट एवर द न्यू फंक्शनलिटीज आर कमिंग, व्हाट आर द चेंजेस in the application and what are the known limitations are mentioned। पूछेगा नॉन लिमिटेशंस या नॉन इश्यूज या नॉन बग्स क्या होते हैं, ये इसका क्या मतलब है, तो तुम बताओगे भाई कि ऐसी जो फंक्शनलिटी जिसमें वो बता रखा है पहले कि ये चीज ये लिमिटेशन है, जैसे पहले बता रखा है कि भाई जैसे इसी में फंक्शनलिटी है ना, वी टाइगर में तुम क्या कर सकते हो, अकाउंट अपलोड कर सकते हो, अपलोड का फीचर डेवलपर ने बना दिया, रिलीज में दे दिया कि अपलोड का फीचर आ गया, लेकिन नीचे एक नॉन लिमिटेशन में डाल दिया कि अभी सिर्फ एक बार में 50 ही अपलोड कर पाओ। अब तुम 51 अपलोड करो और बोलो डिफेक्ट है, तो वो कहेगा भागो यहाँ से, ये तो हम पहले ही बताए थे यार, 50 के लिए अभी बना है, इसको अभी हम स्केल करेंगे जिससे ये 50 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स या अकाउंट्स को भी अपलोड कर सके। तो हम पहले आपको बता रहे हैं भैया इतने पे ही चलेगा, इसकी स्पीड इतनी ही है या इसकी इतनी क्वालिटी है, और जो कमी है वो हमको पहले मेंशन कर दे रहे हैं, अगली रिलीज में हो सकता है ये कमी क्या कर दी जाएगी, दूर कर दी जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो रिलीज नोट्स था। डाउनलोड्स में हो, यहाँ आते हैं रेस्ट एश्योर्ड 5.5.0 डिस्ट.जिप और क्या है देखो, अच्छा चलो ये वाला क्या करते हैं,
गूगल नो लॉन्गर पोस्टेड एट बिनट्रे, धारा यहाँ से जाओ मिलेगा। चलो अच्छा यहाँ देखें, तो ये भी कह रहा है रजिस्ट्रेशन करो तब डाउनलोड करने देंगे। वैसे अब से यहाँ भले दिखा रहे हैं, अब से जार किसी की साइट पे जाके डाउनलोड मत करना। एक तुमको जगह दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसका नाम है मैवन रिपोजिटरी। यहाँ जाना और यहाँ पे लिखो क्या, रेस्ट एश्योर्ड। आ गया io.rest-assured जो है, क्लिक करो। अब यहाँ से कैसे डाउनलोड करें, कुछ कॉपी वॉपी मत करो, डाउनलोड करना हम बता रहे हैं। तो कौन सा वर्जन है अभी नया, यहाँ सारे वर्जन दिखाई देंगे। 5.5.0 पे जाओ, ये खुल गया 5.5.0। यहीं पे देखना बंडल करके दिख रहा है बस यही क्या करना, क्लिक कर दो और डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड जार या बंडल करके जब दिखाई दे तो समझ जाना यहीं से हो जाएगा। देखो हो भी गया, ये जार फाइल आ गई कि नहीं आ गई। तो चलो इस जार फाइल को कहीं रख देते हैं। क्लिप्स ओपन है, सिंपल वही तरीका है। इक्लिप्स के अंदर जैसे सेलेनियम की जार नहीं ऐड कर रहे थे, वैसे इसकी भी जार क्या करो, ऐड कर लो। ऐड कर लोगे, इसकी क्लासेस और मेथड्स तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जावा तो जानते ही हो, तो एकदम मुश्किल नहीं होगी। लेकिन हम फिर भी कहेंगे पोस्टमैन की चीजें याद करके जो नोट्स में ऐड करनी है ऐड कर लो, रेस्ट एश्योर्ड छूने से पहले। चलो यहाँ ये भी टाइगर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इन्होंने कुछ बनाया है। चलो अच्छा ये है ना, इसी के अंदर इनकी हम जार उठा के क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। जैसे सेलेनियम की मान लो ये जार ऐड किए थे, इसको भी राइट क्लिक करके, वैसे यहीं भी कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ भी होता है, यहीं सीधे ऑप्शन आ गया क्या, ऐड टू बिल्ड पाथ कर दिया, ऐड हो, समझ रहे हो। अब वो जार अटैच हो गई, खत्म। जब भी कोई जार अटैच हो जाएगी तो उसके ऊपर ऐसे निशान बन के आ जाए। और एक काम करते हैं, और अब हम लोग यूज करें, बस कुछ नहीं करना। अब भाई सेलेनियम यूज करने के लिए क्या करते थे, जार ऐड कर दिए, फिर क्लास का नाम जानना था तुम्हें कि क्रोम ड्राइवर फलाने काम के लिए है, ये मेथड फलाने काम के लिए, जाने करने लगे। और वैसे ही सेम यहाँ देखो एक क्लास है, ऑब्जेक्ट भी नहीं बना, उस क्लास का नाम है रेस्ट एश्योर्ड। क्लास का नाम ही क्या है, रेस्ट एश्योर्ड। भाई क्लास का नाम लिख रहे हो, डॉट लगाओगे तो स्टैटिक चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, डॉट लगाओ स्टैटिक चीजें आई, सारे स्टैटिक मेथड्स आए कि नहीं आए। अब इसी का एक मेथड है जिसका नाम है, क्या नाम है, सबसे पहले ऊपर देखो गिवन। वैसे गिवन मेथड जो है 2-3 है, ओवरलोडेड है, लेकिन ये वाला हम यूज कर रहे हैं जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। अच्छा ये भी देखते हैं गिवन मेथड ने क्या रिटर्न किया, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। तुमसे कोई पूछेगा रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या है, तो जो कहोगे क्लास है। और जब हम गिवन मेथड कॉल करते हैं तो हमें रेस्ट एश्योर्ड क्लास का, जब गिवन मेथड कॉल करते हैं तो हमें रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। गलत बोले, यही ना। आगे डॉट करोगे तो किस क्लास के मेथड आएंगे, रिक्वेस्ट ना रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्या आएंगे ना। अरे रिक्वेस्ट रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन कॉल किए तो ऑब्जेक्ट किसका मिला, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के आएंगे।
ठीक है। अब इसमें बहुत से मेथड हैं। जैसे जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो हेडर में एक बात लिखते थे ना, कंटेंट टाइप एक्सेप्ट, लिख दो वही चीज लिख दें हम। एक मेथड है जिसका नाम क्या है, कंटेंट टाइप। देखो सब वही है भाई, कुछ नहीं अलग है। कंटेंट टाइप, और मांग रहा है, ये भी ओवरलोडेड है, ये वाला यूज कर लो, नीचे वाला स्ट्रिंग मांग रहा है ना, और यहां लिख दो वही एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अच्छा, कंटेंट टाइप किसका मेथड है, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। लेकिन कंटेंट टाइप का रिटर्न टाइप ध्यान दिया, मतलब क्या है, आगे फिर से डॉट लगाओ। अब फिर से किससे मेथड आएंगे, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन के ही आएंगे। अब यहाँ एक मेथड कॉल कर लिया, कौन सा, एक्सेप्ट, और यहाँ भी लिख दिया क्या, एप्लीकेशन जेसन। अब ये एक्सेप्ट मेथड ने भी क्या रिटर्न किया, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन। फिर आगे डॉट लगा के तब तो मेथड कॉल कर सकते हो। याद करो एक्शंस क्लास का ऐसा बिहेवियर था कि नहीं, कि जिससे एक ही लाइन में कई एक्शंस को मिला सके, वैसे ही इन्होंने भी दिया। तुम्हारा मन करे तो कंटेंट टाइप डालो, एक्सेप्ट मत डालो, डॉट डॉट करके सारे 10-20 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो मन करे वो कॉल करो। और हर मेथड जनरली रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन क्लास का अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिटर्न करता है। आगे फिर डॉट लगाते हैं, चलो क्या, ये रिटर्न कर रहा है किसका ऑब्जेक्ट, ऑथेंटिकेशन स्पेसिफिकेशन का। आगे डॉट लगाएंगे तो किसके मेथड आएंगे, ऑथेंटिकेशन स्पेसिफिकेशन के आएंगे। इसी का एक मेथड होगा बेसिक, और यहां भेज देंगे क्या हम, एक सेकेंड इसको करते हैं ऐसे, यहां भेज देंगे आपका यूजर नेम, और यहां भेज देंगे क्या, पासवर्ड, और फिर करेंगे डॉट ना। अब ये अच्छा, बेसिक ने किसका ऑब्जेक्ट दिया था, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन का ही दिया था, फिर से मेथड आए। इसी का एक मेथड है कौन सा, गेट, और गेट में हम भेज दें क्या, गेट नाम के कई मेथड हैं, गेट में भेज दो क्या, यूआरएल, जो तुम्हारा गेट का यूआरएल है, जैसे कि ठीक, बस चला दो लाइन, चली जाएगी रिक्वेस्ट। जो पोस्टमैन से कर रहे थे वो जावा का कोड तुम्हारा कर देगा, कोई बहुत मुश्किल कोड लग रहा है, सिंपल यहीं से स्टार्ट करना है, रेस्ट एश्योर्ड डॉट गिवन, फिर बताया कंटेंट टाइप, फिर बताया एक्सेप्ट, फिर बताया ऑथ, ऑथ में बताया कौन सा, बेसिक, बेसिक में बताओ यूजर नेम पासवर्ड क्या है, यूजर नेम क्या है, एक मिनट, यहाँ तो होगा ना ऑथ में, और ये थोड़ा एक लाइन में और छोड़ के कर दे जिससे तुमको सही दिखाई दे। ये समझना, कई लाइन नहीं है, ये लाइन कितनी है, एक ही। देखो सेमीकोलन अंतिम में लगा है एक ना, बस ये इजी कोड है तुम्हारा। और अच्छा, गेट मेथड का क्या रिस्पांस है, क्या रिटर्न टाइप है, ये रिस्पांस क्लास का ऑब्जेक्ट देता है, तो अंतिम में जो होगा वो क्या होगा, रिस्पांस। इंपोर्ट करना होगा और क्या, ये
सेलेनियम मत तू खाना, कौन सा, IO डॉट रेस्ट एश्योर्ड डॉट रिस्पॉन्स, बस। अब रिस्पॉन्स है लाइन नंबर, अरे URL में तो सब हो गया ना। अच्छा एंड पॉइंट नहीं दिया, मतलब क्या, हाँ पूरा यूआरएल में तो सब होता है, बेस URL एंड पॉइंट सब, क्वेरी पैरामीटर सब, बस ये आ गया रिस्पॉन्स। और इसके बाद RES ये के पास किसका ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स का, इसी का एक मेथड होता है गेट स्टेटस कोड। इंट दे रहा है ना, तो आ गया, इंट में रख लें एक्चुअल स्टेटस कोड, और फिर इफ एल्स से क्या कर लें, मैच कर लें, हो गई जी ऑटोमेशन। इफ एक्चुअल, भाई देखो ये डेटा टाइप है ना, ये डबल इक्वल टू से मैच कर लेते हैं, डबल इक्वल टू क्या 200, तो कहेंगे जी क्या पास हो गया, और एल्स क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। लो भाई यही है ऑटोमेशन, यही करना है, बहुत बहुत मुश्किल काम लग रहा है, यही बस डॉट डॉट करके यही ऐसे ही कॉल करना है। और सही बताते कोई नया बहुत ज्यादा कोड भी नहीं बताएंगे, कभी गेट कॉल कर दोगे, कभी पोस्ट, कभी पुट, कभी पैच, कभी डिलीट, हाँ इतना कोड तो वही रहेगा। भाई नहीं बताओ, कंटेंट टाइप बताओगे ही, एक्सेप्ट बताओगे ही, यूजर नेम पासवर्ड बताओगे ही, बट यहाँ पे हाँ भाई URL गेट है तो गेट का URL डाले, पोस्ट अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी होती तो यहाँ मेथड क्या कॉल करते हैं, पोस्ट, तो क्या करेगा ये, पोस्ट करेगा ना मिसिंग है ना यार, बॉडी, पोस्ट के साथ बॉडी भी जाती है ना, तो इसी में एक मेथड और चलता है डॉट बॉडी, और यहाँ पे जो जेसन का ऑब्जेक्ट, अब वही बताएंगे, जेसन की जो स्ट्रिंग होगी जेसन, वो जेसन यहाँ पे भेज दोगे। जैसे मान लो हम नल भेज दे रहे हैं, मान के चलो यहाँ क्या भेज देंगे, जेसन का, अच्छा डॉट, रिक्वेस्ट स्पेसिफिकेशन द मेथड बॉडी स्ट्रिंग, हाँ अच्छा नल है ना, चलो हम ये भेज दे रहे हैं यार, स्ट्रिंग भेज दे, ठीक है। अब देखो पुट रहेगा तो बॉडी जाएगी, पैच रहेगा तो बॉडी जाएगी, डिलीट रहेगी तो बॉडी नहीं जाएगी, बस। और बाकी ये गेट चलाना था तो ये बॉडी नहीं दोगे, और यहाँ पोस्ट के लिए क्या यूज कर दो, गेट यूज कर दो। चलो चला के देखते हैं। ये अभी दिक्कत आएगी क्योंकि हमने यहाँ से डाउनलोड की है ना, तो सिर्फ यही मिली, इसके साथ 2-3 जार और चाहिए, इस वजह से ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। जैसे यहाँ देख लो, एक उठा लो ये रेस्ट एश्योर्ड कॉमन, ऐसे ही 1-2 क्या करो और उठा लेंगे तो वो चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और ये तो हो गया, ये तो क्या वेरीफाई कर लिए पहले से, यहाँ देखो स्टेटस कोड, रिस्पांस का डेटा भी वेरीफाई करना है ना, तो इसी रिस्पांस का जो ऑब्जेक्ट है इसी का मेथड कॉल होता है गेट बॉडी। क्या कॉल होता है, गेट बॉडी। ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिस्पांस बॉडी का ऑब्जेक्ट। डॉट और करोगे एक मेथड आएगा एज
स्ट्रिंग, तो वही तुम्हारा जो रिस्पॉन्स होगा उसको जेसन की स्ट्रिंग में दे दे, कन्वर्ट करके दे देगा। या एक मेथड होता है एज प्रिटी स्ट्रिंग, ये भी वही देगा जेसन का ऑब्जेक्ट, थोड़ा लाइन से तरीके से, उसमें एक ही लाइन ऐसे दिखेगा, थोड़ा घास-पास दिखेगा एज स्ट्रिंग यूज करोगे, डिबग करोगे तो, और एज प्रिटी स्ट्रिंग करोगे तो वही क्या दिखेगा, थोड़ा तरीके से दिखेगा। मेनली इसका काम यही है, आपका ये जो जेसन का ये नहीं आता बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी जो आती है, वही रिस्पॉन्स बॉडी एक वेरिएबल, जैसे हम मेथड कॉल कर लें एज प्रिटी स्ट्रिंग, इसको हम एक वेरिएबल में रख लें। सब रिजल्ट इसी के अंदर आ गया है। अब बस ये कला सीखनी है कि इसके अंदर से रिजल्ट निकालना कैसे है। इसी में तो सब आया है ना, रिस्पॉन्स का 25 30 40 चीज आई है। अब अपने काम की चीज निकालना सीख लो, फिर इफ एल्स से क्या करो, मैच करो, बस। हाँ, रेस्ट एश्योर्ड खत्म, इतना ही है रेस्ट एश्योर्ड। अभी रेस्ट एश्योर्ड को अब जरा देखना, आपको अपना पुराना फ्रेमवर्क भी उठाओ जो यूआई वाला है, अब पैरेलली उसको भी लेके चलना है, तुम समझना, देखना उस अब देखो ये तो देखा ना बेसिक, तो जैसे उसका वो ऑटोमेशन कर रहे थे वैसे इसका भी करेंगे। जैसे उसके लिए फ्रेमवर्क बना था वैसे इसके लिए भी फ्रेमवर्क बनाएंगे। लेकिन उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया तो पहले क्या बनाया, जेनरिक मेथड्स ना, इसके भी जेनरिक मेथड्स। उसके कितने जेनरिक मेथड बने थे, बहुत, 100 ठो कम से कम, क्योंकि 100 ठो काम था ना। यहाँ तो 5 ही काम है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। तो जेनरिक मेथड इसके भी बनेंगे, लेकिन बस 5 7 8 10 मुश्किल से 10 तो जेनरिक मेथड बना दोगे भाई। ये जो कोड वाली चीजें जो बाय डिफॉल्ट क्या भेज रहे हैं हम, हार्ड कोडेड भेज रहे हैं, यही हम पैरामीटर से भेज देंगे। 5 7 क्या 10 तो जेनरिक मेथड बन जाएंगे। फिर वहां क्या करते थे यार, जेनरिक मेथड बनाने के बाद भी टेस्ट केस में यूज करते थे, तो समस्या आती थी किस बात की, तब हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी लगाते थे, क्योंकि वही चीज कई टेस्ट केस में क्या होगी, यूज होगी। तो यहाँ तो कोई पेज वेज नहीं है ना, तो यहाँ पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का भी कोई सीन नहीं है। यहाँ सीधे जेनरिक मेथड बना दोगे, टेस्ट केस बना दोगे, और टेस्ट केस में जेनरिक मेथड कॉल करोगे, वैल्यू भेजोगे, रिस्पांस को मैच करोगे, बात खत्म। तो उसके कंपैरिजन में इसका फ्रेमवर्क भी क्या होगा, आसान होगा, छोटा होगा, हल्का होगा, लाइट होगा, है ना। और फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जाओ यहाँ भी एक यूटिल्स नाम का फोल्डर होगा और एक टेस्ट नाम का फोल्डर होगा। वहां पेजेस नाम का फोल्डर था, यहाँ पेजेस नाम के फोल्डर पैकेज की जरूरत नहीं है। सीधे क्या करो, ऑटोमेट करो, वहां भी टेस्टएनजी यूज करेंगे और यहाँ भी टेस्टएनजी यूज करेंगे। क्या करो, रिपोर्टिंग, बिल्कुल, वहां भी एक्सटेंड रिपोर्ट यूज कर रहे थे, यहाँ भी एक्सटेंड रिपोर्ट यूज कर देंगे, है ना भाई। वो भी तो सेलेनियम भी वहां का रिपोर्ट देता था। रिपोर्ट के लिए तो हम क्या किए थे, एक्सटेंड रिपोर्ट यूज किए थे ना, यहाँ भी एक्सटेंड रिपोर्ट लगा लेंगे भाई। कुछ मेथड जैसे इफ एल्स से जो मैच कर रहे हैं, ये मैचिंग वाले मेथड खुद ही अपने बना लेंगे। वैलिडेशन वाले मेथड जैसे वहां बनाए थे, वो अंदर इफ एल्स से मैच करते थे, वही यहाँ भी कर लेंगे। तो यहाँ के जेनरिक मेथड में सिर्फ वैलिडेशंस के मेथड बनेंगे। तुम्हारे ये गेट पोस्ट, गेट पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, इसके 5 मेथड बनेंगे और टेस्ट केस बनेंगे, बाकी कोई कहानी नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है ये। और बस जार हमें थोड़ी सी 1 2 और ऐड करनी है जो ये नहीं चल रहा है, इसीलिए अच्छे काम करो जरा। तो भाई तुम लोग जरा देख लो इसको यार, पोस्टमैन तो, हाँ देखो पोस्टमैन तो देख ही लो, उसे अधूरा मत छोड़ो, बात नंबर 1। बात नंबर 2, हम ये चाह रहे हैं कि वो भी देख लो, क्या कहते हैं, अपना जो यूआई वाला फ्रेमवर्क था भाई, जो बना हुआ है उसको एक बार सब लोग क्या करो, अब एक बार पूरी नजर मारो उसको पूरा। वो तो बनाए हो ना, मेरे ख्याल से 2 4 घंटे बैठोगे तो फिर से चीजें क्या हो जाएंगी, सारी रिकॉल हो जाएंगी ना। और 2 4 टेस्ट के वो कर लोगे, डिबग कर लोगे, तो अपने आप सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जानी है। तो अब लेके चलते हैं ऐसे। अब हम लोग को पढ़ना भी क्या है, टेस्टएनजी। देखो ध्यान से, हमें पढ़ना क्या है, टेस्टएनजी, क्योंकि टेस्टएनजी हमें दोनों जगह यूज करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल की ही
पहले टेस्टनजी के फीचर्स पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप टेस्टनजी में बहुत ढेर सारे फीचर्स हैं, सारे फीचर्स अभी बात नहीं करेंगे। अभी स्टार्टिंग में इसके बेसिक फीचर्स और बेसिक फंक्शनलिटीज के बारे में हम बात करेंगे। जब इसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो हम ये प्लान कर रहे हैं कि ये टेस्टनजी जब पढ़ाते जा रहे हैं और साथ में इसका एपीआई का भी फ्रेमवर्क क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। एपीआई का भी फ्रेमवर्क क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। तो टेस्टनजी तो कॉमन है, बस एक नई चीज यहाँ पढ़नी है। वो हम एक दिन आपको आइडिया बेसिक दिए ही थे, किसका नाम ना ओजो क्लासेस बनाने को बोले थे ना। अब ये होगा भाई, देखो जरा सोच के देखो, जेसन में सब आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, जेसन में। इसमें से निकालना रहेगा ना, तो कैसे निकालोगे? देखो जेसन का रिस्पॉन्स आया ना, कैसे हम निकालते हैं ये देखो। हम लोग ऐसे निकालते हैं डेटा। न्यू लिखेंगे, एक क्लास होती है जिसका नाम होता है जेसन ऑब्जेक्ट, बना लिया। एक मिनट, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट, और इसका नाम दे दिया। फिर जेएस डॉट, एक मिनट, वैसे ये वाला मत यूज करो अभी जो हम यूज किए हैं। एक जेसन और आता है, उसका नाम होता है org.json। उसकी भी जार हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। org.json मारो, आ गया ना org.json। इसको ही ले लो, चलो इसको ले लेते हैं फटाक से, 2 मिनट का काम है। ये नया वर्जन है, बंडल कितने का है, सिर्फ 76 KB का छोटा सा है। इसको ये लो जी, यहाँ हो भी गया, इसे कॉपी भी किया, कॉपी करके क्या किया, यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया, राइट क्लिक किया और बिल्ड पाथ, ऐड टू बिल्ड पाथ किया जी, हो। अब इसका बनाते हैं न्यू, आ गया ना, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। अच्छा ये एक मिनट, और एक चीज देखना इसके बारे में। जेसन ऑब्जेक्ट में आर्गुमेंट में क्या भेजना है, स्ट्रिंग भेज सकते हो ना। तो यही जो जेसन का रिस्पॉन्स आया है वही क्या करेंगे, हम भेज देंगे। और ये उस मेरे रिस्पॉन्स का बना देगा क्या, जेसन ऑब्जेक्ट। और फिर जेसन ऑब्जेक्ट डॉट करेंगे, इसका एक मेथड होता है गेट। और जैसे की का नाम हम भेज दें, भाई देखो जो रिस्पॉन्स आ रहा था डेटा किस में आ रहा था, की और वैल्यू के फॉर्मेट में आ रहा था ना। जैसे की आ रही थी, क्या मान लो, की आ रही थी, मान लो स्टार वैल्यू 4 आ रही थी ना, तो हम जी यही पास करेंगे, क्या, की का नाम। जैसे मैप नहीं होता था, की भेजते थे वैल्यू पाते थे, सेम वैसे। और हमको मिल जाएगा स्ट्रिंग में क्या, वैल्यू। और एक मिनट, हमने गलत मेथड का नाम लिखा, गेट मेथड मत कॉल करना, मेथड है गेट स्ट्रिंग। तो हम पा जाएंगे वैल्यू। फिर हम इसको क्या करेंगे, इफ एल्स से क्या करेंगे, मैच करेंगे, जो करना चाहें करें। ऐसी दूसरी वैल्यू उठानी होगी तो ऐसे उठा लेंगे। अच्छा हमसे कोई कहेगा नहीं भाई वो उठाना है, प्रॉपर्टीज में भी क्या उठाना है, टाइप। दिखाते हैं, देखो बेसिक कोड इसका कैसे चलता है। तो क्या उठा, ऐसे लिखते, देखो देखो, जेएस लिखते, डॉट गेट मेथड है ना। अब हमको प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, एरे है ना, दिख रहा है सबको प्रॉपर्टीज की वैल्यू। तो इसी का एक, देखो हमने यहाँ गेट स्ट्रिंग मेथड कॉल किया था ना, क्यों, क्योंकि मेरे स्टार वैल्यू की जो वैल्यू थी, स्टार अंडरस्कोर वैल्यू की जो वैल्यू थी वो क्या थी, स्ट्रिंग थी। ऐसे ही ये लोग मेथड देते हैं गेट, बिल्कुल गेट जेसन एरे, नाम दे देंगे किसका, प्रॉपर्टीज का। ठीक, यहां से हम पाएंगे क्या,
स्ट्रिंग नहीं पाएंगे, हम यहां से पाएंगे जेसन एरे। फिर जेएस एर। और देखो हमें क्या चाहिए, प्रॉपर्टीज में कई ऑब्जेक्ट है ना, मान लो हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के नेम और वैल्यू की वैल्यू चाहिए। हेलो, अरे अरे हाँ क्लास ही ले रहे हैं। हमें ये किसकी वैल्यू लेनी है, नोलन की वैल्यू उठानी है इसकी दूसरे वाले की। ये कहाँ है, एरे का पहला ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है। अरे यार तो बड़ा आसान है सब। जेसन जेएस एर डॉट गेट नाम का मेथड कॉल करें, क्या भेजें, 1 भेजेंगे, क्या मिलेगा, दूसरा। अच्छा मिलेगा क्या, ये मान लो 1 पे क्या मिलेगा, तीनों मिल, ये पूरा क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है ना। जो चीज कर्ली ब्रेसेस पे शुरू हो और कर्ली ब्रेसेस पे एंड हो वो क्या होती है, जेसन ऑब्जेक्ट। तो भाई ऐसे लिख देंगे, यहां से क्या मिलेगा हमें, जेसन ऑब्जेक्ट, कुछ भी नाम रख दे, चलो JS2 रख दिए हैं, गेट, सॉरी इसका मेथड का नाम ही है गेट। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हें क्या मिल रहा हो, जेसन का मिल रहा हो तो गेट जेसन ऑब्जेक्ट यूज करना, एरे मिल रहा हो तो वो यूज करना, स्ट्रिंग मिले तो ये यूज करना, और इंट मिले तो गेट इंट यूज करना, ठीक। और फिर JS2 डॉट गेट, देखो JS2 डॉट गेट नहीं, गेट स्ट्रिंग और की का नाम क्या था, वैल्यू ना, यूज करना, यहीं पा जाओगे स्ट्रिंग में एक्चुअल वैल्यू, जो कि क्या आएगी वहां से, नोलन। हाँ समझ में आ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर। देखो जरा 3 ही 4 मेथड है इसके, वहां से आ गया, इफ एल्स से क्या करो, मैच कर लो। तो जी यही करना है बस, कुछ इसमें बहुत अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है। अच्छा की का नाम गलत भेज दे तो वही नहीं, वहां तो नहीं, हाँ एक्सेप्शन आ जाएगी ना, या प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि भैया लिख रहे हैं, अच्छा लिखने में गलती हो जाती, अगर जैसे, लेकिन गलती कब नहीं होती, जबकि डॉट लगा के कॉल करें, हाँ डॉट लगा के कॉल करें तो गलती नहीं होती, लेकिन ये डॉट लगा के कॉल नहीं करेगा ना। तो ये नॉर्मल तरीका है, पोजो वाला तरीका यही है कि डेटा निकालने में तुम्हें डॉट के इस्तेमाल से डेटा मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसमें गलतियां होने की चांस क्या रहेंगे, बहुत कम हो जाएंगे, यूज करने में बड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। यहाँ तो चीजें वहां से हम जाके कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ डॉट डॉट लगाएंगे, चीजें आने लगेंगी। ये बात आएगी किससे, पोजो से। इसीलिए हम लोग पोजो, अगर पोजो इंप्लीमेंट ना करें तो ऑटोमेशन कुछ ऐसा तिरछा मिर्छा हो जाएगा, है ना। लेकिन पोजो यूज करेंगे तो सब बड़ा स्मूथ दिखाई देगा, इसीलिए हम लोग पोजो क्लास बनाते हैं। तो क्या करना है हमें, इसमें जेनरिक मेथड्स बनाने हैं, टेस्ट केस बनाना है। एक पैकेज जेनरिक मेथड्स का होगा, यूटिल्स का, एक पैकेज होगा किसका, टेस्ट केसेस का, एक पैकेज होगा पोजो का, या कई बार पोजो के 2 पैकेज बनाते हैं, एक रिक्वेस्ट वाला और एक रिस्पॉन्स वाला, है। तो ये 2 या एक ही बना दिए, मान लो पोजो नाम का तीसरा एक पैकेज बना दिए बस, और अंदर टेस्ट केसेस में टेस्टंजी का यूज किया, ऑटोमेट करना क्या किया, स्टार्ट। आई बात समझ में, ठीक है। इस तरह से इसे हमें यूज करना है, तो मुश्किल तो नहीं है। अगर उससे कंपेयर करोगे अपने सेलेनियम से, तो वो फ्रेमवर्क भी कॉम्प्लेक्स है, उसमें चीजें भी ज्यादा हैं, कंसेप्ट भी बहुत है, यहाँ कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। जितना कोड लिखे हैं, अब ये मान के चलो 2-4 लाइन 6 लाइन और जोड़ दोगे अलग से बस। तो हमें ये सारे कंसेप्ट देखने हैं, लेकिन पोजो के साथ देखने हैं। चलो एक आध सिनेरियो हम विदाउट पोजो करेंगे तो ऐसे ड्रामा के साथ होगा।
विथ पोजो करेंगे तो चीज बड़ी क्या दिखाई देगी, आसान दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें ये एक चीज एक्स्ट्रा यूज करनी है और एक चीज और यूज करनी है, आगे वो भी देखना होगा। पोजो क्लास नहीं, रहने दो, ठीक, हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं क्या है स्कीमा वैलिडेशन, इसके बारे में भी जान जाओ ये चीज क्या होती है। जैसे कई बार हमसे कहा जाता है कि टेस्टिंग करो, तो ठीक है, हम कहते हैं भैया हम रिस्पांस कोड चेक करेंगे और रिस्पांस डेटा चेक करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो रिस्पांस डेटा का फॉर्मेट। कई बार ये कहा जाता है कि डेटा से तुम्हें मतलब नहीं है, बस ये चेक करो रिस्पांस के डेटा का फॉर्मेट सही है या नहीं है। ठीक है, वर्ड आता है। अच्छा, स्कीम का क्या मतलब होता है? हाँ, स्कीम का मतलब प्लान, कि कैसे कैसे होगा ना। स्कीमा का क्या मतलब है? डेटाबेस में भी एक वर्ड चलता है स्कीमा। तुमने डेटाबेस देखा है? टेबल जैसा होता है डेटाबेस ना, उसमें भी होता है भाई फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, उसमें लिखा होता है कि फर्स्ट नेम में अक्षर इस्तेमाल होंगे, लास्ट नेम में भी अक्षर इस्तेमाल होंगे, कैरेक्टर इस्तेमाल होंगे, वो अल्फाबेट इस्तेमाल होंगे, एज में न्यूमेरिक होगा, हैं ये चीज फलाना होगी, दिमागा होगा। तो एक डेटाबेस जो बनता है ना, डेवलपर बनाता है, तो डेटाबेस का स्कीमा भी होता है। स्कीमा का मतलब ये इंफॉर्मेशन कि आखिर डेटा कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। प्लान, बिल्कुल, डेटा का मतलब इस टेबल का, इसमें डेटा का आखिर प्लान क्या है। सेम वैसे ही यहां भी वर्ड आता है एक, क्या, जेसन स्कीमा। जब कोई पूछे जेसन स्कीमा क्या है, तो मतलब है डेवलपर एक फाइल बनाता है जिसमें ये सब लिखा होता है कि फर्स्ट नेम जो होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा, लास्ट नेम जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, एज जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, फलाने चीज जो होगी इस टाइप की होगी। उसी फाइल को बोलते हैं क्या, जिस फाइल में लिखे हो उसी को क्या बोलते हैं, स्कीमा। तो कई बार हमको स्कीमा वैलिडेशन बस इतना करना होता है, चेक करना होता है जैसा स्कीमा में लिखा है वैसा ही रिस्पांस आ रहा है या नहीं। जैसे हमें ये मतलब नहीं है कि एज 40 आ रही है, 50 आ रही है, कि 70 आ रही है, कि 80 आ रही है। हमें मतलब इससे है कि एज में नंबर होना चाहिए, ये चीज स्कीमा में लिखी होती है। तो स्कीमा से रिस्पांस को मैच करने को क्या बोलते हैं, जेसन स्कीमा से रिस्पांस के मैच करने को क्या कहते हैं, स्कीमा वैलिडेशन। ये मैनुअली भी हो सकता है और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है। रेस्ट एश्योर्ड में होता है। रेस्ट एश्योर्ड में दो चीज इसको दे दोगे, एक तो जेसन दे दोगे, तो भैया देखो जेसन तो तुम्हारे पास आ ही गई है कि नहीं आ गई जेसन का रिस्पांस, और उसको बता दोगे कि तुम्हारी स्कीमा वाली फाइल कहाँ रखी है, तो जाएगा स्कीमा में से स्कीमा निकाल लेगा, यहां से डेटा निकाल लेगा और देख लेगा उसी स्कीम में डेटा आ रहा है कि नहीं, वो चीज फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा होगा तो एरर मार देगा, फॉलो कर रहा होगा तो कहेगा क्या हो गया, सही है। यही स्कीमा वैलिडेशन होता है। तो एक चीज ये देखो, ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये अच्छे से करना है क्योंकि पता है तुम्हें रेस्ट एश्योर्ड क्या है, डिमांड है, हर जगह पूछ रहे हैं क्या, एपीआई टेस्टिंग, और एपीआई टेस्टिंग उसके स्टेटस कोड याद कर लो और बाकी ये चीज। तो दोनों का जार से डाउनलोड कर लो। हाँ, वैसे एक काम करते हैं, रुक जाओ, मैवन सही से यूज करना बता देते हैं, तो जार की हमेशा के लिए झंझट ही खत्म हो जाए। अभी क्या था, हमको एक जार लिए नहीं हुआ काम, 2-3 जार चाहिए थे। मैवन यूज करेंगे ना तो डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात, अगर इसको कुछ चाहिए होगा 2-3 जार तो खुद ही ले लेगा, हाँ, ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। चलो दिखाएं, तो एक काम देखो, इसलिए देखो कई चीजें हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जरा जो अपना यूआई वाला फ्रेमवर्क है आज उसको क्या करिए, आपको पोस्टमैन थोड़ा देख लेना है, और जो यूआई वाला फ्रेमवर्क देख चुके हैं, जिनके दिमाग में पूरी तरह से चल रहा है, तो फुली फोकस करें किस पे, पोस्टमैन में क्या नया ऐड किया जा सकता है उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो तुम्हारे पास है। और नहीं तो फिर टेस्टिंग थोड़ा देख लीजिए एक बार यूआई वाला, और फिर एक काम करते हैं, मैवन प्रोजेक्ट बनाते हैं और थोड़ा आधा टाइम लेके चलते हैं, थोड़ा सा यूआई वाला भी किया जाएगा और थोड़ा सा किसका किया जाएगा, हाँ, एपीआई वाला। अगर हम लोग ऐसा भी किए कि 45 मिनट यूआई वाले पे काम किए और 20-25 मिनट किस पे काम किए, एपीआई पे, तो भी मोर देन क्या होगा,
सफिशिएंट, और टेस्टनजी तो दोनों में क्या रहेगा, कॉमन ही रहेगा। ठीक है।